हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में AMU 10+2 से रिलेटेड आप लोगों के लिए साइंस वाले पोर्शन में फास्ट रिवीजन कराने वाला हूं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा श्वसन का। श्वसन को ही हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। सांस लेने की जो पूरी प्रोसेस है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हम डिटेल में जानने वाले हैं और ये टॉपिक के बारे में डिटेल में सारी बातें सीखने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को 100% पसंद आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी अगर करना चाहो तो शेयर कर देना और कमेंट में बताकर जरूर जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको बता दें, आप क्लास 10th में हैं और फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो इससे पहले ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए फोटोसिंथेसिस और ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर भी आप देख लेना। आज का हमारा जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है जिसको बोलते हैं श्वसन। समझना, पोषण प्रक्रम के दौरान आपको शायद हो सकता है थोड़ा सा का मतलब कि छोटा दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। चलिए देखिए, पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो आपको बता दें, जो हम सांस लेते हैं, एनवायरमेंट से सांस जो होगी वो अंदर की साइड में जाएगी, हमारे फेफड़ों में पहुंचेगी, उसके बाद में वो चली जाएगी ब्लड में, ब्लड से कोशिका में जाएगी। कोशिकाओं में जो फूड होता है इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक होता है, तो वही होता है कोशिकीय श्वसन। आपको बताएं, यहाँ पर आप खुद देख पा रहे होंगे कि विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है। विखंडन का मतलब ग्लूकोज को विभिन्न तरीकों के द्वारा तोड़ा जाएगा। यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12O6। यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 6 है। जब हम कोशिका द्रव वाले पार्ट में एक चीज बनाएंगे उसे बोलते हैं पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज जो होता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में बदल जाता है और पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन युक्त होता है। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर 3 प्रोसेस होती हैं। तीनों प्रोसेस को मैं एक साथ दिखाऊंगा कि अगर पायरुवेट जो होता है इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ये एथेनॉल C2H5OH, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में ये ब्रेक हो जाता है। यहाँ पर जो ऊर्जा बनती है वो 2 ATP बनेगी। ATP को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जब अभाव हो जाता है हमारी मांसपेशियों में तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है और यहाँ पर हमारी मांसपेशियों में हमारी पेशी कोशिका में ये प्रोसेस हो जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, ये सभी चीजें जो होती हैं ब्रेक होती हैं। तो आपको बता दें, पायरुवेट ग्लूकोज का विखंडन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के रूप में, यहाँ पर 38 ATP जो मिलते हैं वो आपकी जो होगी माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आपको बता दें, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और अनुपस्थिति होती है तो ये कोशिका द्रव वाले पार्ट में ये क्रिया होती है। चलो आपके सामने यहां पर मैं दिखा देता हूं श्वसन। ठीक है, तो जो श्वसन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये 2 टाइप्स का है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है ना। तो वायवीय श्वसन जो होता है ये वो होगा जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर ली जाएगी। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नाम से पता चल जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक है भैया, होगा, क्योंकि ऑक्सी श्वसन है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा अनोक्सी श्वसन, तो अनोक्सी श्वसन जो होगा उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल बनेगा और ऊर्जा 38 ATP बनेगी। ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होगा जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा जो होगी वो 2 ATP के रूप में हमारे शरीर के अंदर से रिलीज की जाएगी। ठीक है, यह कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वायवीय श्वसन मुख्यतः अगर पूछे तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन जो अवायवीय श्वसन जो होता है ये मुख्यतः होगा कोशिका द्रव के अंदर। ठीक है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 ATP, 36 नहीं लेकिन 38 ATP आना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ पर। ठीक है, मानव में। और ऐसे जितने भी एनिमल्स जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं वो वायवीय श्वसन वाली कैटेगरी में जाएंगे। कम ऊर्जा उत्पन्न करने वाले में 2 ATP आएगी और यहाँ पर यीस्ट में ये प्रोसेस देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से वायवीय और अवायवीय श्वसन को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं, आगे देखते हैं। देखो,
सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारी जो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन किधर जाएगी? सबसे पहले नासा द्वार में, हमारे जो नासा द्वार होते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बाल वगैरह भी होते हैं जो धूल मिट्टी कणों को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो नासा द्वार में ऑक्सीजन जाएगी, वायु जाएगी, फिर ग्रसनी में जाएगी, ग्रसनी से होती हुई कंठ की तरफ बढ़ेगी, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, उसके बाद में फुफ्फुस में, फुफ्फुस के बाद में पुपिका कोश में, ठीक है, उसके बाद में रुधिर वाहिकाएं में। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन जो होता है ये पूरा का पूरा हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर आप लोग एक बहुत ही सुंदर एक चित्र देख रहे होंगे, ये देखिए बहुत सुंदर चित्र है। यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही लाजवाब डायग्राम है। यहाँ पर नासा द्वार है, यहाँ से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। नासा द्वार से अंदर की साइड में जाएंगे, ठीक है, तो ग्रसनी आपको दिखाई देगी। अंदर की साइड में आप लोगों को यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये कंठ होता है, ठीक है। कंठ से ट्रेकिया के माध्यम से, श्वास नलिका के माध्यम से आगे की ओर जो ऑक्सीजन होगी वो ट्रांसफर की जाएगी। यहाँ पर ये पसलियां दिखाई दे रही हैं जो कि 12 जोड़ी होती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बोन है ऊपर की साइड में, ठीक है, कॉलर बोन वगैरह होती है। नीचे की साइड में और देखेंगे कि यहाँ पर श्वसनी है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर श्वसनिका दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। उसके बाद में कूपिका कोष आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक डायाफ्राम की मांसपेशी होती है, ये यहाँ पर पसलियां हैं जो कि 12 जोड़ी हैं जो मैं बता चुका हूँ। फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़े होंगे यहाँ पर। और आपको बता दें अगर इसकी कूपिका को आगे की तरफ ऐसे देखें तो ये इस तरीके से गुब्बारी लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको इंग्लिश में एल्वुलाई कहा जाता है। और इसी वाली स्ट्रक्चर पर गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किया जाता है। डायग्राम बहुत ही सुंदर आपके सामने है, तो इसे आप देखना, समझना और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट को आप ले सकते हैं, ठीक है। मानव श्वसन की क्रियाविधि जो होती है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट मानी जाती है, तो इसको भी आप देख लेते हैं। अंतः श्वसन, उच्च श्वसन। अंतः श्वसन, जब वायुमंडल से सांस अंदर जाएगी तो अंतः श्वसन, जब वो फेफड़ों से वायु बाहर निकलेगी तो वो हो जाएगी हमारी उच्च श्वसन, ठीक है। तो अंतः श्वसन के दौरान बक्षी गुहा फैलती है। तो यहां पर देखो फेफड़े हैं, सांस अंदर भरी, गुब्बारे का आकार बढ़ा, गुब्बारा मतलब फेफड़े का आकार बढ़ेगा, बक्षी गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाएगी, देखिए मूल आकार में वापस आ गई, ठीक है। पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, सिकुड़ी, फिर इसमें क्या होगी, पसलियों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, ऐसी अपनी जो स्थिति थी अपनी स्थिति में वापस चली जाएंगी। बक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, बक्ष मतलब छाती वाला पार्ट ऊपर और बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। बक्ष अपने स्थान पर वापस चला जाएगा, जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति पे आएगा, ठीक है। गुहा में वायु दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में बढ़ती है, तो वायु दाब कम होगा, वायु फेफड़े में बढ़ जाएगी। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाएगा जिससे वायु जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो होगी वो फेफड़ों से बाहर निकाल दी जाएगी। तो एनवायरमेंट की वायु अंदर जाती है तो वो अंतः श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु बाहर निकलती है वो उच्च श्वसन की कैटेगरी में आता है। आई थिंक आप लोगों को प्रॉपर ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे आप लोगों के सामने हम दिखा देते हैं कुछ और भी काम की चीज जिससे कि आप आराम से और भी कुछ नया सीख पाए। चलिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ दे रखा है अंतः श्वसन, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। तो हम जो सांस लेते हैं तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है, वायु है, उसको जब अंदर लेते हैं तो अंतः श्वसन होगा। उच्च श्वसन, फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकलना। तो फेफड़ों से CO2 युक्त वायु जब बाहर निकालते हैं तो उसे बोलते हैं उच्च श्वसन, ठीक है। ऊपर वाला इंस्पिरेशन, नीचे वाला एक्सक्रीशन। स्थलीय जीव, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग। तो आपको बता दें हम सब लोग कहां पर हैं, हम सब लोग कहां पर है, तो आप कहेंगे हम हैं एनवायरमेंट में, हम हैं स्थल पर। तो स्थल से जो वायु हमारे अंदर पहुंचाई जाएगी वो ऑक्सीजन जो होती है वो एनवायरमेंट से ली जाएगी स्थलीय जीवों के लिए। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जल में रहने वाली मछलियां, जल में रहने वाले जो अन्य जीव जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। कूपिका, रक्त ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। तो आपको बता दें सबसे पहले जो वायु जो होती है, वायु ऑक्सीजन से समृद्ध कूपिका के अंदर जाएगी।
तो देखो सांस ली, वो नासिका ग्रास से होती हुई ना श्वसन नलिका से होती हुई कहां चली जाएगी? फेफड़ों में चली जाएगी। रक्तवाहिका क्या है? रक्तवाहिका, रक्तवाहिका आप समझ गए होंगे नसा ये, ठीक है। O2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2, HbO2 का मतलब होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करता है। अब धमनी द्वारा ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंचाई जाती है, तो धमनी द्वारा ऑक्सीजन जो होगी वो कहां पहुंचाई जाएगी? वो ऊतकों में पहुंचाने का काम की जाएगी, ठीक है। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, तो जो ऊतक है, ऊतक से जो ऑक्सीजन होगी वो जाएगी कोशिका में, कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होगा माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में, वहां पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 का उत्पादन ऊतक में, तो आपको बताएं कोशिका में, ऊतक में CO2 का क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। गर्मी का माहौल हो रहा है, ठीक है। आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहना। कोई भी दिक्कत अगर आती है कमेंट करना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। लेकिन जो भी आपको कराया जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखेंगे कि यहां पर दे रखा है CO2। CO2 कैसे बाहर निकलेगी? CO2 ऊतक में होती है, फिर CO2 का रक्तवाहिका में जाएगी, फिर CO2 का रक्त में मिश्रण होगा, रक्तवाहिका द्वारा कूपिका में विस्तृत होगी, फिर CO2 का कूपिका कोशिका में मिश्रण होगा, उसके बाद में CO2 को नासा द्वारा बाहर शरीर से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से CO2 का क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मिश्रण होता है। तो एक बात मैं बता दे रहा हूं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा जो होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है 97%, जबकि CO2 का जो ट्रांसफर जो किया जाता है वो 70% जो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ये वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसकी समस्या का समाधान जरूर कर दिया जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा संवहन से संबंधित, जिसको सर्कुलेशन सिस्टम भी हम बोल देते हैं। तो ये टॉपिक चलेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जरूर आइएगा।